मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो मेरे भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा यफ में संबंध, या इसको ऐसे भी पूछता है अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का निगमन। ठीक है, क्या है अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा यफ में संबंध, या अवतल दर्पण के लिए सूत्र क्या है 1/f = 1/v + 1/u का निगमन। ये हाई स्कूल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी क्लास 10th वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये क्लास 12th वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध और उत्तल दर्पण के लिए भी पूछा जाता है। फिलहाल अभी हम लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, अवतल दर्पण देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बनाने का क्या है, कैसे बनता है ये। सबसे पहले किसी खोखले कांच का गोला होता है, उसमें से काटा गया भाग रहता है। ठीक है, पारदर्शी कांच होता है, उसमें से काटा गया भाग रहता है, उसका पेंट करते हैं। तो इसका जो है एक तरफ क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो इसका एक तरफ कौन सा पेंट करना है, हमें बाएं साइड पेंट करना होता है। ठीक है, जब भी हम कलर करेंगे, पेंट करेंगे, बाएं साइड का करेंगे। तो ये है बाएं साइड का पेंट कर देते हैं। ठीक, और ये पेंट किसका होता है, लाल ऑक्साइड अथवा पारा या सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया दर्पण M1 और M2। ठीक है, नाम दे देते हैं, मिरर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए M1 M2 रख दिया। ठीक, और देखिए इसका जो अंदर धंसा हुआ जो तल है, ये धंसा हुआ जो भाग है, ये परावर्तक तल कहलाता है। ठीक, यानी कि प्रकाश किरण इधर से ही टकराएगी और इधर से ही टकराएगी, फिगर जो है इधर ही बनेगा या पीछे भी बन सकता है। तो वो कंडीशन है। ठीक है, वो देख लेंगे। और देखिए इसका जो परावर्तक तल है और परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पोल बोलते हैं, और पी से डिनोट करते हैं। ठीक, और जिस गोले से यह हमारा दर्पण लिया गया रहता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे है, इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक, और वक्रता केंद्र और इसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हमने खींच लिया, इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे इसका जो है, अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पे जो है कहीं मुख्य फोकस होता है, और मुख्य फोकस कैसे होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य फोकस कहलाती है। तो फिलहाल अभी हम कोई वस्तु रखेंगे इसके सामने, मानते हैं यहाँ इसके सामने वस्तु है ओ डैश। ठीक, अब यहाँ से दो किरणें गुजारते हैं। इसका कुछ नियम है, जब हम फिगर बनाते हैं तो इसका भी कुछ नियम है, 2-3 नियम है। ठीक है, तो उनमें से कोई 2 अप्लाई करके हम फिगर बनाते हैं। तो देखिए, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो यहाँ से हम गुजारेंगे इस वस्तु से। ठीक है, ओ डैश के सिरे से, ओ डैश सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण पर मानते हैं ए पॉइंट पर आपतित हुई, और ये यहाँ से आपतन के बाद परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसको बोलते हैं उस दर्पण की मुख्य फोकस। ठीक, ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से आती है और सीधा जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये जो है दूसरी किरण यहाँ जो है इसके केंद्र से होके जा रही है। ठीक है, वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है। ठीक, और दर्पण से यहाँ मानते हैं बी पॉइंट पे आपतित हुई है, और फिर परावर्तन के पश्चात ये वापस इसी मार्ग में चली जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे यहाँ कटान बिंदु मिलता है, इस कटान बिंदु पर ओ डैश का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। अब ये क्या करते हैं, इस कटान बिंदु पर, प्रतिच्छेदी बिंदु पर, इस पर लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पर, और ओ डैश का प्रतिबिंब यहाँ आई डैश बनता है, और ओ का प्रतिबिंब यहाँ पे आई इसलिए ले रहे हैं, आई मतलब इमेज होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे वस्तु रखी हुई है,
और इस वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है आई आई डैश, यानी ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश हमें यहाँ प्राप्त होता है। ठीक, अच्छा अब मान लेते हैं कि ए बिंदु से यहाँ पर हमने एक काल्पनिक लाइन खींची यानी कि लंब डाल दिया काल्पनिक तरीके से। ठीक है, मानते हैं यहाँ पे ये यन पॉइंट है, यन बिंदु है। ठीक है, अब हम सूत्र का निगमन करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सभी दूरी को दर्शा दें। ठीक, यानी वस्तु के सामने कोई अगर वस्तु रखी है तो उसको दिखाना है हमें यू से, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी यू से दिखानी है। हाँ, और ये जो है अगर आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती हैं। आपतित किरण के ही दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो जो भी दूरी चलेंगे, अगर आपतित किरण की दिशा में ध्रुव से चलेंगे, जब भी चलेंगे ध्रुव से चलेंगे, तो अगर आपतित किरण की दिशा में आ रहे हैं तो धनात्मक लेंगे, अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलेंगे इधर तो हम माइनस लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखिए अगर हम इस ध्रुव से वस्तु की ओर चलना चाहें तो इस ध्रुव से इधर चलना है, लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में चलना है, और हमारी प्रकाश किरण किधर से किधर की ओर आ रही है, यहाँ बाएं से दाएं साइड की ओर आ रही है। तो इसका मतलब हम जो है उल्टा चल रहे हैं, आपतित किरण के उल्टा चल रहे हैं तो माइनस लेंगे। तो इस यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी, यानी कहाँ से कहाँ तक की दूरी, पी से ओ तक की जो दूरी होगी उसको लिखेंगे पी ओ, क्या है, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से, तो यू से दिखाएंगे। जब हम उल्टा चल रहे हैं तो माइनस में लेंगे। अभी बोले हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में चला तो इसको लेंगे माइनस। और वस्तु की दूरी हो गई। अब जो है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, यहाँ बना है, तो P से I तक की दूरी यही प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी इधर चल रही है और आपतित किरण इस दिशा में आ रही है, तो हम फिर भी अभी भी उल्टा ही चल रहे हैं। ठीक, अभी भी उल्टा ही चल रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ से जो बस प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो भी माइनस में लेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, P से I तक की दूरी। P से जो I तक की दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी है और वो भी किस में लेंगे, माइनस में। तो इसको दिखाते हैं V से, प्रतिबिंब की दूरी V से, और ये भी लेकर माइनस में लेंगे। ठीक है, और यहाँ इसके ध्रुव से यहाँ मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, इसकी फोकस दूरी कहलाती है। और इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से, तो स्मॉल एफ से दिखाएंगे। और कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, P से F तक की दूरी है, P से F तक की दूरी। लेकिन इसको भी क्या करेंगे, क्योंकि हम ध्रुव से फोकस की ओर इधर आ रहे हैं और हमारी आपतित किरण किधर है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हम चल रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी बाएं से ये किरण जो है बाएं से दाएं आ रही है और हम चल रहे हैं दाएं से बाएं, तो ये माइनस में इसको भी लेंगे। ठीक है, और P से लगाए C तक की जो दूरी है इसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके ध्रुव से इसके केंद्र तक की दूरी क्या है, त्रिज्या कहलाती है। तो P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं स्मॉल r से। ये भी माइनस में होगा क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक, अब जो है फार्मूला हम लेंगे, और फार्मूला लेने से पहले जो है दो त्रिभुज लेंगे। देखिए दो त्रिभुज कौन कौन सा लेना है हमें, एक तो ओ डैश सी, ठीक है, ओ डैश सी, और दूसरा त्रिभुज लेना है सी आई डैश। ठीक है, सी आई डैश, ये आई डैश है, ओ डैश का प्रतिबिंब यहाँ आई डैश है, यहाँ ओ का प्रतिबिंब आई है। तो एक त्रिभुज लेना है ओ डैश सी, और दूसरा त्रिभुज लेना है आई डैश सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इन त्रिभुजों से हम जो है तुलना करेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए इन त्रिभुज में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइन आ रही है और ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, तो अगर कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आमने सामने की कोण जो बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये एक दूसरे के क्या आते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे जो है ये और ये मिल कर के जब काट रही हैं तो ये कोण और ये कोण क्या हो रही है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक, और यहाँ पे ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री और इस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री, यानी जो है त्रिभुज का अगर दो कोण हो गया तो तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण भी ऑलरेडी बराबर होगा। ठीक,
तो जब तीसरा कोण बराबर होगा तो हम बोलेंगे समकोणिक त्रिभुज। ये दोनों कैसे हैं? ये समकोणिक त्रिभुज हैं, यानी एंगल इन सब दोनों का जो है बराबर है। ठीक, तो इस एक अनुपात में बराबर है। जब एक अनुपात में बराबर है, ये त्रिभुज ओ डैश सी और आई डैश सी समकोणिक है, तो इस त्रिभुज का लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई है और इस त्रिभुज की लंबाई है, छोटे वाली त्रिभुज का अनुपात बराबर होगा इसके आधार और इसके आधार के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, लिखते हैं हम समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज ओ डैश सी और आई डैश सी में। ठीक है, आई डैश सी से क्या लिखेंगे, कौन सा अनुपात लिखेंगे? इसकी लंबाई। ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज में ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस बड़े वाले में क्या है, ओ डैश अपान इसकी लंबाई क्या है, आई डैश इज इक्वल क्या है, इसका जो आधार है ओ से सी तक की दूरी, ओ सी अपान आई सी हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 कर लेंगे। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज ये लेंगे आई डैश एफ और ए एन एफ, ये दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक, इन त्रिभुजों में देखेंगे तो ये भी क्या है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, शीर्षाभिमुख हैं और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसके बाद ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इस त्रिभुज के लिए 90 है और इस त्रिभुज के लिए ये 90 है। तो यहाँ से इसका एक कोण ये बराबर हुआ, दूसरा का कोण ये बराबर हो गया, और तीसरा का कोण ये, जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा ये। ठीक, जब ये बराबर होगा तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये भी हो गए समकोणिक। तो जब यो समकोणिक हो गए तो क्या लिखेंगे फिर, समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज क्या चीज़ है, पहले बड़े वाले त्रिभुज का लिखें ए एन एफ और किसमें, आई डैश एफ में। ठीक है, आई डैश एफ में। तो यहाँ से रिलेशन निकालेंगे इन दोनों में, तो क्या निकल के आएगा, देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज की लंबाई क्या है, ए से एन तक की दूरी लंबाई है। ठीक है, ए एन, इसकी लंबाई क्या है, आई डैश अपान आई डैश इज इक्वल, इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, एफ से एन तक की दूरी। ठीक है, एफ एन, इस छोटे वाले त्रिभुज की दूरी क्या है, आई एफ ले लेते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या करते हैं, जो ए से एन तक की दूरी है, देखिए ए से एन तक की जो दूरी है ओ डैश के बराबर है। क्योंकि ये दो लाइनें जो है, ये मुख्य अक्ष और इससे जो आपतित किरण आ रही है, ये दोनों क्या है, समांतर है। जब समांतर लाइनें क्या होती हैं कि हर जगह में आपस में बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ओ डैश जितना दूरी है ए से एन तक की उतना ही दूरी है। ठीक है, ए से दूरी उतना ही है, सॉरी कट रहा था। तो ये क्या है, ये समांतर रेखा है, ये दोनों जो है समांतर रेखा है, और ओ से ओ डैश की दूरी और ए से एन तक की दूरी बराबर होगी। चूँकि इनकी बीच की लाइन जहाँ भी जाएंगी समांतर रेखा है, इनके बीच की जो दूरी होगी हर जगह बराबर होगी, इसलिए ओ डैश ए एन के बराबर होगा। ठीक है, जब ए एन के बराबर होगा तो हम ए एन के जगह पे क्या ओ डैश लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ए से एन तक की दूरी, जो ए से एन तक की दूरी है ओ डैश के बराबर लिखेंगे क्योंकि ए एन बराबर ओ डैश। ठीक है, इसलिए ऊपर जो ये हमारा समीकरण ए एन के जगह पे क्या लिखेंगे, ओ डैश लिख लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग ओ डैश, इसके जगह पे ए एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ डैश, फिर नीचे क्या है, आई डैश इज इक्वल, आगे क्या है, एफ एन अपान आई एफ। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 कर लेंगे। यहाँ समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का
दोनों पक्ष बायां पक्ष क्या है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। इधर ओ डैश अपन आई आई डैश बायां पक्ष में है, यहाँ भी बायां पक्ष में ओ डैश अपन आई आई डैश है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। जब दायां पक्ष भी बराबर होगा तो समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या है, ओ सी अपान आई सी बराबर समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है, एफ एन अपान आई एफ। ठीक है, अब जो है इसके आगे अब देखिए, यदि फिगर में देखते हैं, अब यदि हम मान लें बिंदु ए जो है इस एकदम दर्पण के ध्रुव के पास में है, बिंदु ए जो है मान लें कि दर्पण के ध्रुव के एकदम समीप है, तो यन भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ध्रुव पर शिफ्ट हो जाएगा। यन बिंदु कहाँ आ जाएगा, पी पर। अगर ए जो है पी पर आता है तो यन भी कहाँ शिफ्ट होगा, पी पर। तो जो यन से एफ तक की दूरी है या एफ से यन तक की दूरी है, तो क्या एफ से यन पी तक की दूरी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि यन भी शिफ्ट हो जा रहा है पी पर, इसलिए जो यन से एफ तक की दूरी या एफ से यन तक की दूरी है वही पी से एफ तक की दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो एफ एन है, यहाँ पे जो एफ एन लिखा हुआ है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी एफ एन के जगह पे पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि एफ एन बराबर पी एफ, इसको लगभग मान के चल सकते हैं। ठीक है, लगभग, इसको जो है लगभग मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में एफ एन की जगह पे क्या रखेंगे, पी एफ। इस एफ एन की जगह पे ये पी एफ रख देंगे। देखिए ओ सी अपान आई सी यहाँ से लिख लिया बराबर एफ एन की जगह पे क्या लिखना है, पी एफ। तो यहाँ पी एफ नीचे क्या है, आई एफ। अब देखिए, अब सभी का मान रखना, हमें सभी दूरी कहाँ से नापनी है, पी से नापनी है। ठीक, सभी दूरी को पी से नापनी है, तो इस ओ सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ये ओ सी है हमारा, ये जो है ओ से सी तक की दूरी ये है। अगर ये ओ से सी है तो हमें नापनी है ध्रुव से, यहाँ से हमें नापनी है। तो हम क्या करें, पहले टोटल दूरी ले लें पी से ओ तक की दूरी, और जब पी से ओ तक की दूरी ले लेंगे और पी से सी तक की दूरी घटा दे तो हमें ओ से सी तक की दूरी मिल जाएगी। यानी कि ओ सी हमें निकालनी है, तो पी से लगाए ओ तक की दूरी में से पी से लगाए सी तक की दूरी घटा दें, इतनी दूरी घटा दें तो ओ से सी तक मिल जाएगा। ठीक है, तो यही लिख सकते हैं, ओ सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी ओ माइनस पी सी, पी ओ माइनस पी सी इतना घटा देंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ओ सी के जगह पे लिख सकते हैं पी ओ, पी से ओ तक की दूरी में से ओ पी से सी तक की दूरी घटा देते हैं, पी ओ माइनस पी सी, ये ओ सी का मान था। ठीक है, ओ सी का मान निकल गया यहाँ से। अब जो है सेम एज इसी तरह आई सी निकालेंगे। आई से सी तक की दूरी ये है, हमें आई से सी तक की दूरी को ध्रुव से नापनी है। तो जब ध्रुव से नापनी है तो टोटल दूरी ध्रुव से ले लें, तो पी से लगाए सी तक की दूरी ले लें, पी से लगाए सी तक की दूरी में से क्या घटा दें, पी से आई तक की दूरी ये घटा दें, ये मिल जाएगा हमें। तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी पी से लगाए सी तक की दूरी में से पी से लगाए आई तक की दूरी घटा देते हैं। ठीक है, तो आई सी का मान निकल गया। तो लिखेंगे पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ, तो पी से ही नापा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पी लिखा हुआ है, यानी पी से एफ तक नापा गया है, पी एफ है, ये फोकस दूरी है। ठीक, अब जो है इसको पी एफ रहने देते हैं। यहाँ पे आई एफ ये है, आई से लगाए एफ तक की दूरी ये दूरी है, और हमें ध्रुव से नापनी है। जब ध्रुव से नापनी तो पी से आई तक की दूरी ले लें, तो पी से आई तक की दूरी में से पी से एफ तक की दूरी घटा दें, आई एफ निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पी आई माइनस पी एफ, तो पी आई माइनस पी एफ
ये निकल जाएगा हमारा आई एफ, यानी पी आई में से पी एफ को घटा दें तो आई एफ निकल जाएगा, वही आई एफ का मान यहाँ पे पी आई माइनस पी एफ हो गया। ठीक है, अब सभी का मान सभी का मान पी ओ पी सी पी आई पी एफ का मान यहाँ से रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सबका मान रखेंगे। पी ओ के जगह पे क्या है, पी ओ के जगह पे यहाँ से पी ओ बराबर क्या है, माइनस यू रखेंगे, माइनस यू, बीच में है माइनस। पी सी के जगह पे पी सी है माइनस आर, यहाँ रखेंगे माइनस आर, डिवाइड बाई पी सी के जगह पे क्या है, पी सी यहाँ पे है, पी सी बराबर माइनस आर, पी सी बराबर माइनस आर, बीच में माइनस माइनस। पी आई के जगह पे क्या है, यहाँ पी आई क्या है, माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी, बराबर पी एफ के जगह क्या है, पी एफ बराबर है माइनस एफ, तो यहाँ रखेंगे माइनस एफ। पी आई की जगह क्या है, पी आई है माइनस बी, यहाँ रखेंगे माइनस बी, फिर बीच में माइनस। पी एफ क्या है, माइनस एफ, यहाँ रखेंगे माइनस एफ। ठीक है, माइनस एफ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है फार्मूला निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ हल करते हैं इसको। माइनस यू, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ आर, नीचे माइनस आर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ वी इज इक्वल, यहाँ माइनस एफ, नीचे यहाँ माइनस बी, इस माइनस का माइनस में गुणा मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ एफ। अब तिरछा गुणा कर लें, तिर्यक गुणा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस यू प्लस आर का गुणा इसमें करेंगे, माइनस बी प्लस एफ में, बराबर माइनस एफ का गुणा इधर माइनस आर प्लस वी में करेंगे, माइनस आर प्लस वी। तो यहाँ पर जो है हम लोग माइनस यू प्लस आर और माइनस वी प्लस एफ बराबर माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस वी का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। माइनस यू का माइनस वी के साथ करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा, प्लस और यू का वी में यू भी। ठीक है, यू का वी में यू भी, फिर माइनस यू का प्लस एफ में करेंगे तो माइनस का प्लस में माइनस और यू का एफ में यू एफ। अब फिर प्लस आर है तो आर का इस भी माइनस बी में करेंगे और प्लस एफ में भी, तो प्लस आर और माइनस बी, यानी प्लस माइनस का गुणा माइनस आर का वी में आर इंटू वी। ठीक, और फिर प्लस आर का प्लस एफ में, तो प्लस प्लस का प्लस ही हो जाएगा, आर का एफ में आर एफ, बराबर के इधर माइनस का माइनस में गुणा, प्लस एफ का आर में आर एफ लिख सकते हैं, फिर माइनस का प्लस में माइनस और एफ और वी का वी एफ लिख सकते हैं। अब जो है बराबर के इधर उधर दोनों पक्षों में आर एफ इधर है, आर एफ इधर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जो है यहाँ पे हम आर के जगह पे एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। आर बराबर क्या होता है, जो है त्रिज्या बराबर 2 इंटू एफ होता है। ठीक है, आर बराबर क्या लिखेंगे, यू भी लिखेंगे माइनस यू एफ, माइनस आर के जगह पे हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि आर बराबर 2f होता है। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब फोकस दूरी देखेंगे तो वक्रता त्रिज्या की आधी, और जब वक्रता त्रिज्या देखेंगे तो फोकस दूरी का 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ से आर के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 2f रख लेंगे, 2 इंटू एफ इंटू वी, यानी यहाँ 2vf हो जाएगा। ठीक, अब बराबर इधर क्या है, माइनस वी एफ, यहाँ यू वी माइनस यू एफ। अच्छा ऐसा करते हैं, माइनस यू एफ और अच्छा इसको एक बार क्या करते हैं कि माइनस 2vf लिखें, या 2f भी है तो इसको 2vf भी लिख सकते हैं, माइनस 2vf बराबर माइनस vf। अब
यू एफ माइनस में है और टू वी एफ माइनस में, इन दोनों को इधर लेके आते हैं दाएं साइड में। तो केवल यहाँ रखेंगे यू भी और इन दोनों को इधर लेके आते हैं। तो बराबर में यहाँ टू वी एफ इधर आएगा, प्लस में होगा टू वी एफ, यहाँ है माइनस वी एफ और यू एफ इधर आएगा राइट साइड में, तो ये माइनस है तो प्लस यू एफ। ठीक, अब जो है यहाँ यू भी बराबर टू वी एफ माइनस वी एफ करेंगे तो क्या होगा, वी एफ, यहाँ है प्लस यू एफ। ठीक, अब इसको ऊपर देख लेते हैं, इसको जो है ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर इसको ऊपर देख लेते हैं, क्या है, यू भी इज इक्वल यू एफ प्लस यू वी एफ प्लस यू एफ। तो दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे दें। ठीक है, दोनों पक्षों में जो है यू वी एफ से भाग दे दें। तो क्या है, यू वी अपान क्या करेंगे, यू वी एफ कर देंगे, यू वी अपान यू वी एफ इज इक्वल, अब क्या है, वी एफ में यू वी एफ का भाग देंगे, फिर यू एफ में भी यू एफ का भाग देंगे। क्या है, वी एफ में यू वी एफ का भाग देंगे, प्लस है फिर यू एफ है, इसमें भी यू वी एफ से भाग दे देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए यू भी में यू वी एफ से भाग दे दिए, वी एफ था इधर राइट साइड में, वी एफ में यू वी एफ से भाग दे दिए और यू एफ में भी यू वी एफ से भाग दे दिए। ठीक, अब भाग दे दिए तो जो भी कटेगा, यहाँ यू वी से यू वी कैंसिल, बचा क्या, ऊपर एक नीचे एफ, बराबर वी एफ से वी और एफ कैंसिल, बचा क्या, वन अपान यू, प्लस यू एफ से यू और एफ कैंसिल, बचा क्या, वन अपान भी। यही जो है हमारा सूत्र निकल के आ जाता है, वन अपान एफ इजकल टू वन अपान यू प्लस वन अपान वी, या वन अपान वी प्लस वन अपान यू दोनों कह सकते हैं। ठीक है, यही है हमारा अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में सूत्र, यही जो है हमारा सूत्र प्राप्त होकर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी ना समझ में आया हो उसके लिए कमेंट करिए। धन्यवाद।